नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, हमारी असंतुलित जीवन शैली आजकल कई तरह की परेशानियों का कारण बनती जा रही है। बात अगर रक्तचाप की करें तो रक्तचाप की ये जो समस्या है ये भी आजकल बेहद आम होती जा रही है। आजकल ज़्यादातर घरों में उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिलती है। आज संजीवनी के इस भाग में हम जानने का प्रयास करेंगे कि रक्तचाप की ये परेशानी, ब्लड प्रेशर की ये समस्या आखिर है क्या, सामान्य रक्तचाप हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, और ये भी जानेंगे कि आयुर्वेद में रक्तचाप की समस्या का इलाज किस प्रकार से किया जाता है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन कंसल जी हैं, वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक। तो सबसे पहले स्वागत उनका करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं रक्तचाप की। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि रक्तचाप क्या है और सामान्य रक्तचाप हमारे शरीर के लिए इतना आवश्यक क्यों है? देखिए, रक्त जो है जीवन का आधार है। हमारे शरीर की स्थिति रक्त के कारण ही बनती है और रक्त का सर्कुलेशन हृदय से होता है। हृदय का संकोच और प्रसार करता है, पंप करके सारे शरीर में ब्लड को फेंकता है और जब लौट के उसमें पुनः हृदय में आ जाता है, फिर वो सप्लाई करता है। तो जब इस कार्य में रुकावट आती है, रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड का प्रेशर। जब हमारा हृदय संकोच करता है या प्रसार करता है, उसके अंदर ब्लड आता है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड रहता है उसका जो दबाव रक्त की नलियों पे पड़ता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये मरकरी के उससे नापा जाता है कि मरकरी ऑफ mm ऑफ मरकरी। तो इसमें दो तरीके का होता है, एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होता है। जब हार्ट संकुचित होता है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, वो ऊपर का ब्लड प्रेशर सिस्टोल कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसमें जो ब्लड आता है तब नलियों में ब्लड कम रह जाता है, उसे डायस्टोल कहते हैं। तो एक निश्चित मात्रा में, निश्चित अनुपात में दोनों का शरीर पर आवश्यक है कि ब्लड का प्रेशर बराबर बना रहे। यदि कम रहेगा तब भी स्थिति ठीक नहीं होगी, अनुकूल नहीं होगी, और ज़्यादा होगा तो जो शरीर के ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं। तो इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर चूँकि जीवन का आधार है तो उसमें सिस्टोल और डायस्टोल, नॉर्मल ब्लड अब अगर नॉर्मल नहीं रहेगा तो व्यक्ति की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा कम होगा तो चलने फिरने में असमर्थ होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसमें जो ऑर्गन्स जहाँ सप्लाई होती है वो ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। जैसे हमारा हार्ट में डैमेज होने लगता है, हार्ट को भी अपनी ब्लड सप्लाई चाहिए। ब्रेन में, ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, उसमें होता है, किडनी में होता है। तो ये आवश्यक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले फिर आपसे यही जानेंगे आगे बढ़ने से पहले कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है और कितनी रहनी चाहिए? हाँ, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर पुरानी किताबों में तो 90+ एज का फॉर्मूला चलता था, वो फॉर्मूला ख़त्म हो गया है। सिस्टोल जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 110 से लेके 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कहलाता है, mm ऑफ मरकरी। 110 to 140 और नीचे का 70 to 90। अगर 70 से नीचे होता है या 60 होता है तो वो लो की तरफ जाता है, और यदि नीचे का 90 से ऊपर होता है तो वो हाई में जाता है। ऐसे ही ऊपर का 110 to 140, जब ये 150 या 160 होता है तब हाई की तरफ। वैसे तो 200 भी जाता है, 250 भी जाता है। जितना ज़्यादा होगा या जितना कम होगा उतने ही कॉम्प्लिकेशन। वैसे आजकल ब्लड प्रेशर का तात्पर्य, सीधी सीधी बात है, हाई ब्लड प्रेशर से ज़्यादा लोग समझते हैं। यानी कि अगर दोनों की बात करें, निम्न और उच्च की, तो उच्च ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है, वो ज़्यादा घातक होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, पहले निम्न से शुरू करते हैं, फिर उच्च की तरफ जाएंगे। लो ब्लड प्रेशर, इसके भी कई मामले सामने आते हैं और कम उम्र में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ज़्यादा बच्चों में भी इसके इफेक्ट्स देखे जाते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? डॉक्टर, मैंने बताया आपको कि लो ब्लड प्रेशर जब 100 और 60 से नीचे आता है तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके कारण बहुत सारे होते हैं। या तो शरीर में पानी की कमी हो जाए, डायरिया, वॉमिटिंग होने से, या बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो तब भी हो जाता है। ये ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के हैं वो काम करना, किसी वैसे क्रॉनिक डिजीज़ का काम करना बंद कर दें। सर्दी बहुत हो रही हो तब भी ब्लड प्रेशर एकदम
फॉल कर जाता है। सर्दियों में लोग जैसे बाहर सो जाते हैं दिसंबर जनवरी में, ठंड बहुत लगती है, तो वो उसके बाद ब्लड प्रेशर लो होकर पेशेंट की डेथ हो जाती है। या ऑर्गन्स काम नहीं करते हों, या बहुत ज़्यादा बॉडी में इन्फेक्शन हो, सेप्टिसीमिया हो, तब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। फेफड़े की परेशानी हो तब भी ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसके लक्षण किस तरह से दिखाई लक्षण देते क्या हैं है रोजमर्रा के कि जीवन में? मरीज को परेशानी होती है, बेचैनी होती है, पेशेंट खड़ा नहीं हो पाता, घबराहट होती है, लेटा रहेगा, और ज़्यादा होगी तो वो उसको जैसे अर्धमूर्छित अवस्था में चला जाता है। अगर ऐसे पेशेंट की अगर पल्स देखी जाएगी तो पल्स बहुत वीक, हल्की और तीव्र हो जाती है। बात किसी से नहीं करेगा, आंखें बंद किए पड़ा रहेगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा। यानी कि सुस्ती, थकान अगर किसी को महसूस हो रही हो तो हाँ। कहीं ना कहीं ये भी वो रीज़न हो सकता है। या कोई चक्कर मानो बहुत आ रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, तो उससे कह देते हुए अपना ब्लड प्रेशर एक बार चेक करा लो कि बहुत कम तो नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, फौरी तौर पर अगर किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा हो और उसको शिकायत भी रही हो लो ब्लड प्रेशर की, तो क्या उसको फौरी तौर पर करना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं सामान्य आ जाए जब तक वो डॉक्टर पर पहुंचे? तो उसके लिए क्या है कि अगर पानी की कमी से हो रहा है तो नींबू पानी और थोड़ा नमक उसको मिक्स करके देना चाहिए। और उसके साथ साथ कॉफ़ी पीने के लिए बढ़िया काम करती है, चाय नहीं काम करती। चाय कुछ समय के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, फिर वो कम करने लगती है, लेकिन कॉफ़ी इसमें फ़ायदा करती है। दूध में कॉफ़ी बनाकर पीने से काम करती है। और बाकी हमारी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, मोती की पिष्टी है, प्रवाल पिष्टी है, और मकरध्वज है, सिद्ध मकरध्वज है, और योगेंद्र रस है। यदि इनको 1 से 1.5 रत्ती की मात्रा में, 100 से 150 मिली की मात्रा में शहद में मिला के चटा दिया जाए, शहद में या पान के रस में, तो इंस्टेंट असर होता है लो ब्लड प्रेशर में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो आपने जो अभी दवाएं बताई हैं, इनको हम लो ब्लड प्रेशर की अगर शिकायत ना भी हो या अगर बॉर्डर पे भी हो तो भी इस्तेमाल वो की जा इमरजेंसी सकती ड्रग समझ लीजिए, आप उनको घर में रख सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब हाई ब्लड प्रेशर की तरफ चलते हैं। उच्च रक्तचाप की जो समस्या है पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो ऐसे में पहले तो जानना चाहेंगे प्रमुख कारण, उच्च रक्तचाप जो होता है उसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए, उच्च रक्तचाप का मतलब ही आजकल लोग अपने उच्च रक्तचाप से समझते हैं। कुछ लोगों में तो कोई लक्षण नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, 25-30% लोगों में, तो उनका तो अचानक ही पता लगता है। अदरवाइज़ वरना क्या है, उच्च रक्तचाप के लिए एक तो हेरिडिटरी कारण होता है, जिनके परिवार में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है उनको संभावना रहती है। दूसरा, एजिंग प्रोसेस, एज के उम्र के हिसाब से जैसी उम्र बढ़ने लगती है ऐसे ही ब्लड प्रेशर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, क्योंकि खून की नलियाँ सख्त होने लगती हैं तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है ब्लड का। बाकी कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे लेडीज़ के अंदर, महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर ब्लड प्रेशर स्वतः बढ़ जाता है, ये सामान्य स्थिति है। थायराइड एक ऐसी बीमारी होती है, थायराइड 2 तरह का होता है, हाइपो एंड हाइपर। तो हाइपर थायराइडिज्म जो होता है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ औषधि ऐसी होती हैं जिनको गलती से पेशेंट ज़्यादा देर तक खाता रहे, स्टेरॉइड होता है, जैसे वाइसोलोन होती हैं, गोलियां होती हैं, लोग जॉइंट्स पेन में यूज करते हैं, स्किन डिजीज में यूज़ करते हैं। एलोपैथी डॉक्टर अब तो यूज करना बंद कर दिया है, हालांकि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स में आती है। यदि वो लंबे समय तक उसका उपयोग किया जाए तो ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी बढ़ जाती है। कुछ इसका संबंध होता है अल्कोहल के साथ, जो लोग बहुत शराब पीते हैं, धूम्रपान के साथ होता है, तंबाकू के साथ होता है, इसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं, कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है, खाने थाली में खाना आया और नमक डाल दिया, चाहे नहीं है तो वो एक्सेस सॉल्ट हो जाता है, वाइट सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो बहुत नुकसान उसमें करता है। तो और उसके साथ साथ जो है कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनके खराबी होने से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। आपकी किडनी किसी वजह से काम नहीं कर रही है, किडनी में स्टोन है तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हार्ट यदि एनलार्ज हो गया तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और उसके बाद यदि किसी का खाने पीने के अंदर जंक फूड बहुत नुकसान करता है, जितनी भी फैटी चीज़ें हैं, फैट बहुत नुकसान करता है। जो लोग आए दिन अपना खाना बाहर खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, जितनी जंक फूड खाते हैं या पिज़्ज़ा बर्गर सब खाते हैं रूटीन में जो खाते हैं, या जिन कारणों से वज़न बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है शरीर के अंदर, वहाँ भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
तो डॉक्टर साहब, आपने कई सारे यहाँ पर कारण बताए कि किस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इनका भी, ब्लड प्रेशर के भी, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके भी लक्षण किस प्रकार से शरीर में दिखाई देने लगते हैं? क्योंकि कई बार हम नहीं समझ पाते, तो शुरुआती लक्षण किस तरह से होते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? कुछ केसेस में तो कोई लक्षण नहीं होते, जिससे हम साइलेंट ब्लड प्रेशर कहते हैं। साइलेंट हाइपर ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लक्षण भी नहीं हो रहे, बीमारी भी है तो वो कभी भी घातक हो सकती है। बाकी अदरवाइज इनके जो लक्षण हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लक्षण जो होता है उस सिर में दर्द होना, क्या कि सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, सिर मेरा फटा जा रहा है, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, घबराहट होना, कभी कभी चक्कर आ जाता है, वर्टिगो आ जाता है, आंखों के अंदर ब्लीडिंग कई बार हो जाती है, आंखों के पर्दे में रेटिनल हेमरेज कहते हैं, नाक से ब्लड आने लगता है। और इन सब चीज़ों से जब होती है, या कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट में पल्पिटेशन, घबराहट होती है, तो उस समय फिर कहा जाता है कि भाई एक बार अपना आप ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए। या कभी कभी रूटीन में पता लगता है कि मेडिकल चेकअप में गए तो पता लगा आपका ब्लड प्रेशर 200 और 120 है। तो ये रूटीन चेकअप में भी पता लगता है, लक्षण में भी पता लगता है। और जब कभी कभी आदमी बड़ा बेचैनी महसूस करता है, कहता है मुझे थकावट बहुत हो जाती है, मैं ज़रा सा चलता हूँ, सीढ़ी चलता हूँ तो चढ़ नहीं पाता हूँ, तो उसमें ब्लड प्रेशर देखना बहुत ज़रूरी है। मेन बात तो इसमें लक्षणों के अंदर सिर दर्द, चक्कर आना, आंखों में ब्लीडिंग होना, नाक से ब्लड का आना, घबराहट होना। बिल्कुल। और कभी कभी गुस्सा बहुत आता है ब्लड प्रेशर, चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है एकदम, आदमी बिल्कुल बिना बात पे इरिटेट होने लगता है भीतर। बिल्कुल। तो इन तमाम लक्षणों के बाद डॉक्टर साहब, अब आयुर्वेद में इलाज उच्च रक्तचाप का किस तरह से किया जाता है? किस तरह से उसे अब सामान्य करने की कोशिश आप करते हैं? देखिए, इलाज के लिए दो चीज़ें हैं। कुछ तो इनकी औषध होती है जो ब्लड प्रेशर पे काम करती है, कुछ चीज़ें वो होती हैं जो पहले समय में भी एलोपैथिक डॉक्टर यूज करते थे, पेशाब ज़्यादा लाने वाली चीज़ें। तो जो ड्रग्स ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, सर्पगंधा एक बहुत पॉपुलर ड्रग है, हमारी आयुर्वेदिक औषध भी है, प्लांट्स है। तो सर्पगंधा का पाउडर यूज करते हैं, सर्पगंधा का टैबलेट आती है, सर्पगंधा बटी यूज करते हैं। इसके बाद रुद्राक्ष बहुत फ़ायदा करता है, रुद्राक्ष पहनने के लिए, और रुद्राक्ष जल में डाल देते हैं, रुद्राक्ष का पानी, और रुद्राक्ष जो है उसका पाउडर भी यूज करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए। और दूसरी जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नींद लाती हैं वो भी काम करती हैं, जटामासी है, शंखपुष्पी है, समझे, तो इसको भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल। और फिर पेशाब के लिए मैंने बताया गोखरू बहुत फ़ायदा करता है, गोखरू किडनी डिजीज में भी फ़ायदा करता है, ब्लड प्रेशर में करता है। गोखरू की गोली आती है, गोक्षरादि गूगल, गोखरू का काढ़ा बना लेते हैं लोग, गोखरू, चंदन, पुनर्नवा, मकोए, तो इन सब का काढ़ा बना के ले लेते हैं, तो वो भी पेशाब ज़्यादा लाएगा तो वो भी ब्लड प्रेशर पे फ़र्क डालता है। बाकी सर्पगंधा, और फिर भी इन्हीं चीज़ों से यदि किसी वजह से कंट्रोल नहीं होता तो फिर उसको एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा लें, या इसमें प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। योगा एंड प्राणायाम और आसन। प्राणायाम के अंदर अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लेना और एक नाक से छोड़ना, और दूसरा है कपालभाति, जो पेट अंदर करके हवा निकालते हैं, इस तरह अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम। और आसन में शवासन, मकर आसन, समझे, तो ये करने से, और थोड़ा सा डाइट का परहेज किया जाए, सामान्य संतुलित भोजन किया जाए, थोड़ा व्यायाम किया जाए, थोड़ा घूमा जाए, तो इससे कंट्रोल बना रहता है। इससे स्थिति वो नहीं आती जो हाई ब्लड प्रेशर की आती, क्योंकि अदरवाइज हाई ब्लड प्रेशर बहुत फैटल होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार आपने अभी बताया कि लो ब्लड प्रेशर के टाइम पर हम कॉफ़ी या कुछ चीज़ों का, नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं, क्या हाई ब्लड प्रेशर में भी ऐसी कुछ चीज़ें होती है घर में उपलब्ध जिनका सेवन हम कर सकते हैं, जो फॉर द टाइम बीइंग उस टाइम पर ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा कंट्रोल करें, जब तक कंट्रोल के लिए मैंने बताया ना, उसमें गोखरू का पानी, और क्या नाम है आपका, गोखरू पानी, पुनर्नवा, श्वेत पर्पटी मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है, आयुर्वेदिक श्वेत प्रॉपर्टी है, यवक्षार है, इन सब को लेने से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंस्टेंट कम हो जाता है। तो किस तरह से इसको रोजमर्रा के जीवन में शुरुआत इनकी करनी चाहिए, शामिल करना चाहिए सुबह के वक्त, किस तरह, थोड़ा आप ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जैसे सर्पगंधा की बटी है वो दिन में 2 या 3 बार लेते हैं, यवक्षार श्वेत प्रॉपर्टी है दिन में 2 बार लेते हैं। ये काढ़ा जो मैंने बताया कि जैसे पुनर्नवा है और ब्रह्मी है, इन सब का ये सुबह शाम लेते हैं, तो यूजुअली खाना खाने से पहले लेना चाहिए।
और सादा भोजन और फ्रेश फूड खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और ज़रूरत पड़ने पर फिर जांच करा लेते हैं, एक तो यूरिन की जांच करा लेते हैं पेशाब में, कहीं प्रोटीन तो नहीं जा रही। दूसरा क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांच बहुत ज़रूरी है, जिसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। वसा की मात्रा उससे इंडिकेट हो जाती है। तो वसा की मात्रा हो गई, यूरिन की हो गई, कार्डियोग्राम हो गया, एंजियोग्राफी हो गई, ईको हो गया। और यदि ऐसे व्यक्ति की नाड़ी परीक्षा भी कोई फिजिशियन है करना चाहे तो नाड़ी परीक्षा हाई ब्लड प्रेशर में बड़ी फोर्सफुल मिलती है। हाथ पर रख कर देखेंगे तो नाड़ी बड़ी जैसे छुक छुक, जैसे ट्रेन का इंजन चलता है, इस तरह की होती है। तो उससे भी अंदाज पड़ जाता है ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ। और इससे कुछ उपद्रव बहुत होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। बिल्कुल यही जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर लंबे समय तक किसी का ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत उसको रहती है, तो कौन कौन से शरीर के और दूसरे अंग हैं जिनको ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण वो प्रभावित हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो होता है वो गुर्दे होते हैं। गुर्दे जो है बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर के कारण वो जो फिल्ट्रेशन है गुर्दों का वो डैमेज हो जाता है। तो फिल्टर नहीं कर पाता, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, शरीर के अंदर बने रहते हैं, जिसे कहते हैं रीनल फेलियर की स्थिति। इसमें यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो ये बहुत फैटल स्थिति ये होती है। या ब्रेन स्ट्रोक जिसे कहते हैं, मस्तिष्क में खून का रिसाव होने लगता है नलियों से ड्यू टू प्रेशर। अगर कम होगा तो पैरालिसिस होता है। पहले तो क्या होता है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। वो कहेगा पेशेंट कि मेरे कुछ हाथ कम काम कर रहे हैं, पकड़ ढीली हो रही है। ज़्यादा थोड़ी ब्लीडिंग होगी तो वो पैरालाइज, बिल्कुल हाथ ही नहीं उठाएगा। इधर होता क्या है, लेफ्ट साइड में ब्लीडिंग होगी तो राइट साइड इफेक्टेड होती है, राइट में ब्लीडिंग होती है तो लेफ्ट इफेक्टेड होती है। अपोजिट, ऊपर कंट्रोल जो है वो अल्टरनेट रहता है, लेफ्ट कंट्रोल करता है राइट को, राइट कंट्रोल करता है लेफ्ट को। और ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, कभी कभी होता है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पेशेंट मूर्छा, कोमा में चला जाता है। वो बहुत सीरियस कंडीशन होती है, इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो उसमें डेथ हो जाती है। तो उसमें और हार्ट अटैक की भी संभावना हाई ब्लड प्रेशर के कारण रहती है। हार्ट का भी स्ट्रोक हो गया, ब्रेन का भी स्ट्रोक हो गया और किडनी का भी स्ट्रोक हो गया। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और यदि आंखों में ब्लीडिंग हो गई तो देखने में दिक्कत आने लगती है। यानी कि कई सारे अंगों को एक साथ, अगर उच्च रक्तचाप की आपकी समस्या है तो कई सारे अंग प्रभावित ये समस्या कर सकती है। हाँ, इन सबको प्रभावित करता है। जी डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जब रक्तचाप की लगातार जब ये समस्या रहती है तो ऐसे में जीवन शैली कितनी महत्वपूर्ण है? खास तौर पर कोलेस्ट्रॉल की जो बात अभी आप कर रहे थे, कोलेस्ट्रॉल ये शब्द बहुत कॉमन हो चुका है, तो कोलेस्ट्रॉल किस तरह से प्रभावित करता है ब्लड प्रेशर को? देखिए, आजकल जो है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताया कि मोटा अनाज खाइए, गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, गेहूँ कम, बाजरा, समझे। ये चीज़ क्या करती है, पौष्टिक भी होती है और कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देती। जैसे प्राणायाम नहीं बढ़ने देता, ये भी नहीं बढ़ने देती। तो और बहुत ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जंक फूड बिल्कुल ये तो खाना ही नहीं चाहिए, कोल्ड ड्रिंक तो पीनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल, समझे। मतलब सामान्य भोजन, लघु भोजन, ताज़ा भोजन भले ही दिन में 3 बार 4 बार कर लें, थोड़ा थोड़ा खाइए। और लवण के अंदर नमक को तो साफ कह दिया है कि वाइट सॉल्ट खाना ही नहीं चाहिए। जो व्रत वाला नमक होता है, जिसे सेंधा नमक कहते हैं, उसका सेवन करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ होता है जब, तो कितने समय के अंतराल में उसको ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, या घर में करना भी सही होता है, या फिर नहीं उसको बाहर ही किसी प्रशिक्षित के पास जाकर चेक कराना चाहिए? देखिए, अब तो क्या है कि बार बार तो व्यक्ति नहीं जा सकता, कभी कभार हफ्ते में 15 दिन में चला जाए, जो मरकरी वाला उससे चेक करा ले। बाकी सब इसको बीपी चेक करने के लिए ऑटोमेटिक वाले आ गए हैं जो सेल से चलते हैं, उसमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बांधा और ऑन कर दिया और वो दोनों रीडिंग 3 रीडिंग बता देता है, ऊपर का, नीचे का और आपकी पल्स रेट। लेकिन उसमें कभी कभी मिस्टेक आती है, तो उसका तरीका ये होता है कि 3 बार देखें और उसका एवरेज निकाल लें। तो जिनको ब्लड प्रेशर रहता है वो हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, दिन में भी 2 बार कर सकते हैं। जब परेशानी हो तब करके देख लें अपना। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कई केसेस में लोगों को मधुमेह की शिकायत होती है, डायबिटीज़ की शिकायत होती है। ऐसे केसेस में डॉक्टर साहब उनको अगर ब्लड प्रेशर भी हो तो वो शरीर के लिए कितना घातक होता है? वो बहुत घातक हो जाता है, क्योंकि
जैसे ब्लड प्रेशर कई अंगों को प्रभावित करता है, ऐसे ही डायबिटीज़, मधुमेह शरीर के समस्त अंगों को प्रभावित करती है। किडनी को करती है, हार्ट को करती है, ब्रेन को करती है, लिवर को करती है। और शुगर कम हो जाए तो वैसे पेशेंट की डेथ हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि मानिए शुगर की दवा इंसुलिन लगा रहा है और उसने किसी कारणों से खाना नहीं खाया, इंसुलिन लगा लिया और रात में सो गया, ब्लड प्रेशर और शुगर कम हुई तो वो बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता। और दूसरे ये ऑर्गन को डैमेज करता है। और दूसरा ये जितनी हमारी ये नर्व्स हैं पेन वाली, जो पेन को दिमाग को पहुंचाती हैं, उनको ये ब्लंट कर देती हैं। तो कहीं पेन की चीज़ होगी तो महसूस नहीं होगी। यदि हार्ट में पेन हो रहा है तो ये महसूस ही नहीं होगा मुझे हार्ट अटैक की शिकायत है। और उसमें ऐसी स्थिति में क्या होता है, यदि शुगर के मरीज में हार्ट अटैक की शिकायत होती है तो डेथ ही हो जाती है। जब तक डॉक्टर के पास जाइए या अस्पताल ले जाइए तब तक खेल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों का बहुत क्लोज रिलेशन है। जैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना ज़रूरी है, ऐसे ही शुगर भी नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। हाई भी नुकसान करती है और लो भी नुकसान करती है। हाई शुगर जो होती है बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है और लो शुगर तो ये एनर्जी का सोर्स है, उसी में डेथ हो जाती है। पता लगा कि नॉर्मल रेंज जो है शुगर की खाली पेट करीब करीब आप समझिए कि 80, 90, 100, 110 तक होती है। खाना खाने के बाद 140 तक होती है। तो कभी कभी दवा ली और खाना नहीं खाया, ये बहुत होता है कि चलो घर जाके दवा ले लेंगे, अब तो खा लें, इसमें क्या दिक्कत है। और घर जाके दवा ली नहीं तो हाई हो गई और कम हो जाती है तो जवान बिज जाती है, आदमी बोल नहीं पाता उसमें। कुछ पेशेंट में दोनों चीज़ रहती हैं, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं। गुर्दे का असर बहुत ज़्यादा होता है अगर दोनों को शुगर भी है, डायबिटीज़ भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि कई लोगों को जैसे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, क्या किसी एक व्यक्ति को दोनों तरह की शिकायत हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, मतलब दोनों ही क्या फ्लक्चुएशन होता है शरीर में? दोनों नहीं होती, एक ही कंडीशन में होती है कि ब्लड प्रेशर की दवा ज़्यादा खा ली जाए तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वरना लो के अलग होते हैं, हाई के अलग होते हैं। बहुत आवश्यक है कि ब्लड प्रेशर की दवाई समय से खाई जाए और निश्चित मात्रा में खाई जाए। अपने परामर्श चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद पता लगा कि उसने 3 दवा लिखी हैं, आपने तीनों खा ली, दिन में 2 बार खा ली तो क्योंकि कई बार डॉक्टर साहब ऐसा सुनने को मिलता है कि किसी दिन बढ़ गया है या कभी बहुत जो ब्लड प्रेशर है बहुत लो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो दवा है वो सही से नहीं, हाँ, वो ब्लड प्रेशर की सही दवा नहीं खा रहा है, ज़्यादा मतलब उचित मात्रा में नहीं खा रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि ब्लड प्रेशर या तो लो ही रहेगा या हाई ही रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, किस उम्र से, आपका इतना लंबा अनुभव है, किस उम्र से ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू होने लगती है? और आजकल जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों में भी बीपी की शिकायत आ रही है, तो ये भी जानना चाहेंगे उसकी वजह क्या है। लेकिन एक कौन सी उम्र है जिसके आने पर हमें सचेत रहना चाहिए कि अब हमें बीपी की शिकायत हो सकती है? देखिए 40 साल की उम्र, यूजुअली 20, 25, 30 साल तक कुछ नहीं होता। 40 की उम्र जब पार होती है तो ब्लड प्रेशर की शिकायत होने की संभावना रहती है, चाहे हेरिडिटरी हो चाहे कुछ हो। और जो आप बच्चों का कह रही हैं तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे आजकल ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाते हैं और जब वज़न बढ़ जाता है उनका तो फिर वो उसका कॉम्प्लिकेशन एक ब्लड प्रेशर रहता है। लेकिन बहुत कम होता है। ये 40 की उम्र ऐसी होती है जहाँ ब्लड प्रेशर का 40, 50, 60, 70, 80 जितनी बढ़ती जाएगी फिर वो ब्लड प्रेशर संभावना ज़्यादा रहती है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं 40 के बाद हमें थोड़ा सचेत रहना चाहिए और थोड़ा सा जीवन शैली ठीक रखना चाहिए। सामान्य भोजन खाना चाहिए, घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि पता लगा कि आपने रात में भोजन करने का मन नहीं तो मत खाइए। केवल फैट फ्री, आजकल फैट फ्री खूब मिलती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, दूध मिलता है, मलाई तो दूध पी के सो जाइए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको संजीवनी का आज का भाग पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।